गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए आखिरी भाग लेके आए हैं अध्याय 2 संविधान निर्माण का। तो देखते हैं आज का अंतिम भाग। शुरू करते हैं हम। इसके आगे हमने पढ़ लिया था, तो पढ़ना है हम लोगों को। प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, जो हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे, प्रस्तावना को देखेंगे। कह रहा है, हम भारत के लोग, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। नहीं, कहने का मतलब है कि हमारा जो भारत का संविधान बना हुआ है, हम भारतीयों ने बनाया है, और उन भारतीयों ने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर वहाँ तक भेजा गया था, ठीक, चुने हुए प्रतिनिधियों ने इसका निर्माण किया है। आगे कह रहा, समाजवादी मतलब समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। कहने का मतलब यह है कि जो भी सामाजिक समूह है, जो भी भावनाएं, एकता की भावना है, जो भी वस्तुएं हैं, सब सामूहिक रूप से पैदा होती हैं। संपदा मतलब संपत्ति जो होती है वो सामूहिक रूप से पैदा होती है, बनती है, और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। कहता समाज में हर उस संपत्ति का बंटवारा, हर संपदा का, हर वस्तु का बंटवारा बराबर होना चाहिए, ना किसी को कम, ना किसी को ज़्यादा। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े, कहते मतलब कोई कंपनी फैक्ट्री जो लगाई जाती है, उद्योग धंधे बड़े बड़े लगाए जाते हैं, वो या ज़मीनों से संबंधित जो भी कानून बनाए वो ऐसा कानून बनाए कि असमानता का भाव ना हो, आर्थिक और सामाजिक रूप से असमानता का कोई भाव ना रहे। ठीक है। आगे कह रहा है, प्रभुत्व संपन्न, जो हमारी प्रस्तावना में दिया गया है, प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। लोगों क्या कह रहा है, अपने सम्मान से जुड़े हर मामले में फैसला करने का उसे पूरा अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। मतलब भारत अपने देश के लोगों के सम्मान के लिए कोई भी काम कर सकती है, कोई भी समझौता कर सकती है। जहाँ सम्मान या सुरक्षा की बात हो तो उसमें कोई दूसरा देश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और उसी प्रस्तावना में दिया है पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब है नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता। क्या कह रहा है, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। मतलब नागरिक धर्म को मान सकता है, कोई भी धर्म को माने, इसे कोई रोक टोक नहीं कि कौन सा धर्म माने, कौन सा धर्म नहीं माने। लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, मतलब कोई विशेष धर्म देश का धर्म नहीं है कि नहीं इसी को सारे लोग मानेंगे, ये आधिकारिक है, नहीं। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। मतलब सभी मान्यताएं जो धर्म से संबंधित है या धर्म की हर चीज, उन सबको एक समान मानता है, चाहे किसी भी धर्म। गणराज्य, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश का, राज खानदान का। मतलब कहने का मतलब है कि शासन का प्रमुख होगा, मुखिया होगा, शासन करने वाला, वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, किसी राजा का व्यक्ति नहीं होगा। न किसी राजा के द्वारा चुना जाएगा, न किसी राजा का बेटा होगा, बेटी होगी, उसी खानदान से कोई नहीं होगा। समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। कहने का मतलब होगा कानून के नज़र में सभी लोग समान होंगे। समता का मतलब एक समान। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं, मतलब समाज में जो ऊंच नीच की, भेदभाव की, छूत की जो भी असमानताएं फैली थी पहले, उन्हें समाप्त किया जाएगा। ठीक है। और सरकार हर नागरिक को, यानी भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को
समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में अगर काम करना चाहता है व्यक्ति तो उसे सबको एक समान अवसर दिया जाएगा, सबको प्रयास करने का अवसर दिया जाएगा कि वह उस जगह तक पहुंच सके। अब कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। क्या कह रहा है? लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, मतलब हर व्यक्ति को एक समान अधिकार प्राप्त हो। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। लोग अपने शासन को चुनते हैं, अपनी सरकार को चुनते हैं और उसे अपने प्रति जवाबदेह बनाते हैं कि वो जवाबदेह है, जवाब देगी। जनता के सवालों का जवाब देना उसका काम है। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। क्या कह रहा है? कुछ मूलभूत जो नियम है उनके अनुसार ही चलती है। न्याय नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है कि नागरिकों के साथ भारत के किसी भी प्रकार के जो नागरिक है, जाति, धर्म, लिंग, स्थान, महिला, पुरुष, किसी के आधार पर उस व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, गोरा काला जैसा भी जो भी चीज़ है। स्वतंत्रता नागरिक कैसे सोचे किस तरह अपने विचारों का अभिव्यक्त करें और अपने विचारों का किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी सोच सकता है, अपनी बात को रख सकता है, अपनी बात को कह सकता है, उसे पूरी तरह से आज़ादी है। और बंधुता हम सभी ऐसा आचरण करें जैसा कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न समझे। बंधुता का मतलब है कि हम सभी लोग अब एक जैसा आचरण हो, मतलब एक जैसा व्यवहार हो, हम एक परिवार के सदस्य हों, ऐसा माने कि हम सभी एक ही परिवार के हैं और कोई भी किसी नागरिक को, किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न समझे। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने से कम किसी दूसरे को न समझे, छोटा ना समझे। अब बात आती है आपके संविधान में, जो प्रस्तावना दी हुई है हमारे संविधान में। क्या कह रहा है? भारत का संविधान, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते नहीं, यानी कि हम अपनी इस प्रस्तावना के अनुसार हम संविधान को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। तो हमने जो अभी बताया गणराज्य, समानता, बंधुता, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई स्वतंत्रता, ये प्रस्तावना में ऐसी की व्याख्या हमने पहले कर दी थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कह रहा है संस्थाओं का स्वरूप। किसकी बात कर रहा है? संस्थाओं का स्वरूप। देखते हैं संस्थाओं का स्वरूप। चलो, तो क्या कह रहा है? संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि संविधान उन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा उन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। मतलब हमारा जो संविधान है बहुत बड़ा है, लंबा, बड़ा है, दस्तावेज है ना। इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कहा समय समय पर इन सब दस्तावेजों में, संविधान में बदलाव की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, संशोधन होते रहते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए
और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। मतलब जो संविधान का बनाने वाले लोग थे, निर्माण करने वाले लोग थे, उन लोगों को ऐसा लगा कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए। मतलब लोगों की क्या सोच है, लोगों की क्या भावनाएं हैं, क्या विचार है, उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। और समय समय पर होने वाले बदलाव से हमें दूर भी नहीं रहना चाहिए, समय समय पर होने वाले बदलाव को करना भी चाहिए। चलो, उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। क्या कह रहा है? उन्होंने इसे पवित्र, अस्थायी और न बदले जाने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। मतलब इसे क्या, उसे समझते थे कि पवित्र नहीं है, स्थायी नहीं है, बदला नहीं जा सकता, है ना, ऐसा समझे थे। इसलिए उन्होंने बदलाव को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। मतलब उसने इसमें बदलाव करने की गुंजाइश रखी कि इसमें समय के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। उन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान संशोधन। जो बदलाव करने की प्रक्रिया रखी गई कि हाँ इसमें समय समय पर आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जाएगा, उसे क्या कहा गया? संविधान संशोधन। उन कानूनों में बदलाव को संविधान संशोधन कहा गया। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा। कहने का मतलब, आप अगर इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। लेकिन क्या कह रहा है, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। फिर भी उस संविधान के मूलभूत चीज़ों को समझने में कोई मुश्किल नहीं है, समस्या नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है। किसी भी संविधान, किसी भी देश का संविधान, उस संविधान की तरह हमारा भारतीय संविधान भी ये नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। जिसके अनुसार शासक का चुनाव किया जाएगा, जो शासन करने वाला है। जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना, चलो राष्ट्रपति होते हैं, सब चुने ही जाते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी के पास कितनी शक्ति होगी और किस बारे में फैसला लेगा। मतलब संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि किस व्यक्ति को कितनी शक्ति प्राप्त है और कौन कौन से फैसले वो ले सकता है, कौन कौन से काम वो कर सकता है, उसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से काम आते हैं। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है। और क्या कह रहा है कि संविधान नागरिकों के लिए भी कुछ ऐसे अधिकार दे देता है जिससे कि सरकार के लिए भी लक्ष्मण रेखा तय कर देता है, यानी कि एक ऐसी सीमा रेखा तय कर देता है कि इसके बाहर जाकर के सरकार काम नहीं कर सकती है, उससे इधर उधर काम सरकार नहीं कर सकती है। चलिए, सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा हाँ, पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के उन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। क्या कह रहा है? पुस्तक के शेष 3 अध्याय, जो 3 भाग हैं, उसके बारे में, इन्हीं पक्षों के बारे में कह रहा संविधान बताता है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे। कह रहा हर एक प्रावधानों पर हम नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। क्या कह रहा है? उन हर एक कानूनों को, हर एक नियमों की ओर नजर हम डालेंगे जो काम कर रहा है और किस तरह काम कर रहा है राजनीतिक रूप से। लोकतांत्रिक काम, लोकतांत्रिक राजनीति में किस तरह काम कर रहा है। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। कह रहा है यह संविधान की जो पुस्तक है, संविधान द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं को, व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलू पर उसके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, कक्षा 9 की किताब में पढ़ रहे हैं, और इसके बाद बहुत ऐसी चीज़ें जो इसमें छूट रही हैं जो हम कक्षा 10 की किताब में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर आज समाप्त होता है। संविधान निर्माण हमने छोटा छोटा आपके लिए बनाया वीडियो, ताकि आप पढ़ सको, समझ सको। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बना देता तो हो सकता है आपको पढ़ने में समस्या होती, इसलिए 7 भाग में यह वीडियो
तैयार हुआ है। ठीक है, तो आप लोग आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपका अगला चैप्टर लेके आएंगे, चुनावी राजनीति। तो आप लोग हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, तो हमें भी पता चले कि हाँ आप लोगों को हमारा पढ़ाया अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, कमेंट वगैरह आप करते रहिए तो पता चलता रहे ना भाई कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। और ऐसे में हम वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे पता चले। ठीक है, तो हमारे वीडियो पर कमेंट भी कीजिए और बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, है ना। अपने सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेजिए जो पढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।